दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न बाय नवी में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्तोत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं और भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। उसके बाद हम जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्तोत्र। आइए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ अनुसंधान करना होता है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगर आप अपने वर्तमान एवं भविष्य को समझना चाहते हैं, इतिहास का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। इतिहास के इसी महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, जो निरंतर चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। जो आज वर्तमान है वो कल अतीत बनेगा। के अनुसार इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। उनका मानना था इतिहास साइंस है, उससे ना ज्यादा कम है। उनका मानना है इतिहास एक साइंस है, इसको ना तो हम उससे कम समझ सकते हैं और ना ही ज्यादा। आइए अब हम जानते हैं भारत का नामकरण क्यों पड़ा। भारत को प्राचीन समय में अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान एवं इंतु आदि। सर्वप्रथम विदेशी लोग सिंधु तट पर रहने वाले लोगों के संपर्क में आए, इसलिए वे भारत देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारते हैं। इस देश का नाम भारतवर्ष एक प्राचीन राजवंश था भारत में, जिसका नाम था भारतवंश, जिसके नाम पर इस साम्राज्य देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसका साम्राज्य सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश तक फैला था। वही जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। यूनानियों के इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिका नाम का प्रयोग यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग इतिहास के पिता के नाम से विख्यात इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। उनके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मैक्सनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया में केवल सिंधु तथा उनके डेल्टा तक का क्षेत्र आता है, जबकि मैक्सनीज द्वारा वर्णित इंडिया में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता है। पुराणों तथा अशोक के अभिलेखों में भी हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। वस्तुतः जम्मू नाम का वृक्ष मिलने के कारण इस देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए हैं, जिनमें एक जम्बूद्वीप भी था। चीनियों ने भारत को इंतु कहा है। सर्वप्रथम झांगक्यान या बिचियान ने सेंधु शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप था। हैंसांग ने भारत की इंतु कहकर संबोधित किया। खैरवेल के हाथी गुफा अभिलेख में हमें सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भरतवर्ष का विवरण मिलता है, जिसका अर्थ भारतवर्ष है। आधुनिक समय में हिंदुइज्म शब्द का सबसे पहला प्रयोग राजा राममोहन राय ने 1816 या 17 में किया था। हिंदू शब्द सिंधु नदी के नाम पर प्रचलित हुआ। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्याय में मिलता है। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भी भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्य मृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है।
सर्वप्रथम 262 ईस्वी अर्थात तीसरी सदी में ईरान के सासानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। यह लेख 3 भाषाओं ईरानी, पहलवी तथा ग्रीक यूनानी में रचित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस समय हिंदुस्तान नाम का प्रयोग केवल सिंधु तथा उसके डेल्टा के लिए किया गया था। सर्वप्रथम 9वीं या 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक द्वारा रचित फारसी ग्रंथ हुदूद अल आलम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप के लिए किया गया है, जबकि अमीर खुसरो ने भारत को हिंद तो ईशानी ने हिंदुस्तान कहा है। अमीर खुसरो ने भारत की पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। उनका मानना था कि भारत धरती का स्वर्ग है, यह वो स्थान है जहाँ पर देवता लोग भी आते हैं तथा अमीर खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र तथा शतरंज का ज्ञान दिया है। इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान करते हुए लिखा है, मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस भी बगिया से रिश्क करे है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। उनका कहना था कि हिंदुस्तान की जो खुशहाली है वो धरती पर स्वर्ग के समान है, जिससे उस ऊपर बैठे हुए लोग भी ईर्ष्या करते हैं। ये धरती के माथे का सुंदर चेहरा है, जैसे दुल्हन के चेहरे पर तिल होता है। जब आर्य भारत आए तो इसका नाम सप्त सैंधव पड़ा। सरस्वती, शतुर्दी, विपाशा, प्रूषणी, अश्वनी, वित्सता तथा सिंधु, इन 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश का ही सप्त सैंधव कहा गया। इसमें पंजाब, सिंधु एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित थे। यहाँ आर्यों का पहला निवास स्थान बना। इसी स्थान पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपद्वीप का 5 भागों में विभाजन किया गया है। प्रथम है मध्य प्रदेश। यमुना से ब्रह्मपुत्र तक का मैदानी क्षेत्र मध्य प्रदेश कहलाता था। उत्तरापथ, उत्तर पश्चिमी भारत उत्तरापथ कहलाता था। प्राच्य या अप्रांत, जो भारत का पश्चिमी एरिया था, उसे अप्रांत कहते थे। प्राच्य, भारत के पूर्वी क्षेत्र को प्राच्य कहते थे। दक्षिणापथ, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने नामादोस, नर्मदा के दक्षिण में स्थित भूभाग को दक्षिणाबादेश कहा है। द्रविड़ देश, कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित प्रदेश को तमिलहम या द्रविड़ देश कहा जाता है। पेरिप्लस में इसे क्षेत्र को दमरिका या दमलिकम कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती एवं द्विवेदी के बीच का क्षेत्र को ब्रह्मवर्त तथा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत देश भरतवर्ष है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। यहाँ भारत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं। देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना हेतु भारत में पुनः जन्म लेते हैं। हिमालय एवं विंध्याचल के क्षेत्र बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। जब आर्यों का पूरी भारत की ओर भी प्रसार हुआ तो उस देश को आर्यवर्त कहा गया। मनुस्मृति में पूरी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमाचल विंध्याचल पर्वतों के बीच के भाग अर्थात पूरे उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा गया है। राजशेखर ने नर्मदा नदी की उत्तर एवं दक्षिण के बीच की सीमा रेखा माना है। पुराणों में नर्मदा नदी की मेकल पर्वत की कन्या मेकल सुधा कहा गया है। हिंदू कुश पर्वत की यूनानी लेखकों ने पेरोपेनिसिस या इंडियन काकेसस कहा है। स्मिथ इसे ही भारत की वैज्ञानिक सीमा
मानते हैं। हिमालय का उत्तरी पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदुकुश पर्वतों के नाम से विख्यात है। चीनियों ने हिमालय पर्वत की सुंग तथा सिंधु द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को तियन चू कहा है। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। कालिदास के अनुसार पर्वतों का राज्य हिमालय अत्यंती मानव को धारण करते हुए दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को मापने वाला है। वृत्त भारत सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में वृत्तर भारत को अवधारणा मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीपों को सम्मिलित किया गया है। इसमें ताम्रपर्णी, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, चंपा, अलामा आदि शामिल थे। समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, आइए वो जानते हैं। पुरातात्विक स्तोत्र, जिसमें अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य, स्मारक आदि आते हैं। साहित्यिक, जिसमें धार्मिक ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य अर्थात ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण आदि आते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।